Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप टीचिंग के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS, DSSB, सुपर टेट, सी टेट, रीट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की, और उसमें अगर इंग्लिश का पार्ट आता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम और फ्रेजेस, और सीखने वाले हैं उन्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स से जिससे आप मेमोराइज रख पाए उस चीजों को पेपर तक, है ना। दिक्कत क्या आती है, हम चीजें याद तो कर लेते हैं लेकिन पेपर तक वो याद रहती ही नहीं है ना। तो आज हम ऐसी कोशिश करेंगे कि चीजों को इस हिसाब से पढ़ा जाए, इस हिसाब से देखा जाए कि पेपर तक हम उन्हें याद रख पाए और उन्हें अच्छे तरीकों से समझ पाए। तो देखिए, शुरू करता हूं मैं आज की क्लास और दिखाता हूं आपको आज का पहला ईडीएम। देखते हैं। देखिए, पहला ईडीएम आपको दिया गया है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, अब सीधा सीधा इसका मतलब आप देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, आप पहले ये देखा करिए कि जो भी आपका ईडीएम आ रहा है क्या उसमें से एक भी वर्ड का आपको मीनिंग पता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको नर्व्स का तो मीनिंग पता ही होगा। नसों को हम बोलते हैं नर्व्स, है ना। तो हाथ की नसें हैं, वो वाली नसें, इन्हें हम बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, तो यहां देखते हैं, उसे पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी आपने अपने शरीर में जितनी भी क्षमता थी, आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल था, आपने एक एक नस का जोर लगा लिया। यानी हिंदी में जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप इसे ऐसे पढ़ते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना, है ना। ठीक वही मुहावरा इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा, टू स्ट्रेन एवरी नर्व्स, यानी एक एक शरीर के अंग आपने पूरा जोर लगा लिया किसी चीज को करने में। तो उसका सेंस क्या निकल रहा है, सेंस आपका ये निकल रहा है कि टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, यानी आपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने जितनी कोशिशें होती थी ना, हो सकती थी ना, आपने वो सारी कोशिशें कर डाली। किसी भी चीज के लिए हो, वो आपको पता हो, या तो पेपर पास करने के लिए हो, है ना, या किसी से बात करने की अगर कोशिश करनी हो तो उसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी कोशिशें कर डाली, है ना। किसी भी सेंस में आप इसे देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, यानी सारी कोशिशें कर लेना, हर तरीके से अपना जोर लगा लेना, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। ये है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब आपको हॉर्स तो पता ही होगा, ऑब्वियसली पता होगा। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपने शोले मूवी तो देखी होगी, ठीक है। उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो बसंती थी वो टांगा चलाती थी ना, मतलब एक घोड़ी थी और उसके पीछे वो गाड़ी होती है, उसे हम टांगा बोलते हैं, ठीक? वो चलाती थी और उसके हाथ में एक चाबुक होता था जो घोड़ी पे वो मारती थी, जिसके बाद वो और तेज चलना शुरू कर देती थी। तो चाबुक, या फिर हम बोल सकते हैं एक स्टिक, उसे हम बोल सकते हैं चाबुक या स्टिक को फ्लॉग। ठीक है, तो फ्लॉग का मतलब हमारा इससे है, ये चाबुक और स्टिक जो होती है जो हम घोड़े पे मारते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्लॉग। ठीक है, तो उसका मतलब देखिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अगर आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारोगे तो उससे कुछ फायदा होगा? आप खुद सोचिए, कोई घोड़ा एकदम मरा पड़ा हुआ है, उस पर आप चाबुक मार रहे हो कि वो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसका इससे हम अगर इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करें कि इससे हमारा अर्थ क्या निकल रहा है, तो हम देख पाएंगे, आपने लिख रखा हो ऑप्शन नंबर सी में, वेस्ट वंस एफर्ट्स। ठीक, यानी आप अपने प्रयास जो है ना वो बर्बाद कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना। या फिर इससे और अच्छी मीनिंग देखना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी है जो अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वो इसका सबसे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे तो समाव आपको सिमिलर लग रहे होंगे कि दोनों की मीनिंग थोड़ी थोड़ी सेम आ रही है ना। लेकिन अगर आप उसमें से भी एक ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, यानी जो संभव नहीं है आप उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मरे हुए घोड़े को अब चाबुक मार के कुछ हासिल तो होना नहीं है आपको, तो आप ऐसी चीज में कोशिश कर रहे हैं जहां पे कुछ संभावनाएं नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखते हैं अगला अपना इडियम, टू डाई इन हार्नेस। देखिए टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या है? डाई का मतलब तो आपको पता है, मरना, ठीक है। इन टू डाई इन हार्नेस का मतलब, देखिए मरना भी ना हर किसी का अलग अलग टाइप का होता है। अब कोई, अगर हमारे सैनिक हैं हमारे देश के, ठीक है, वो किसी सरहद पर किसी आतंकी हमले में मरेंगे अगर, तो हम उनका मरना नहीं बोलते, हम बोलते हैं शहीद होना, ठीक है, क्योंकि उनकी जान की वैल्यू बहुत ज्यादा है हमारी जान के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं टू डाई इन हार्नेस, जब कोई इंसान अपना कर्तव्य करते करते या फिर अपनी सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु होती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन या उस कंडीशन में हम यूज करते हैं टू डाई इन हार्नेस। तो इसका मतलब देखेंगे तो आपको मतलब लिखा हुआ होगा ऑप्शन नंबर सी में, टू डाई वाइल इन सर्विस। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले ईडीएम की तरफ। देखते हैं हमारा अगला ईडीएम क्या है। टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट मतलब, आपने देखा होगा आज के टाइम में कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे, या होंगे क्या पहले भी थे, अब थोड़े ज्यादा दिखने लगे होंगे ना, कि पहले वो किसी पार्टी में थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले कोई कांग्रेस में था, बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, या फिर बोले तो जैसे कैबिनेट का कोई पोस्ट उन्हें नहीं दी, या फिर कुछ ऐसी पोस्ट उन्हें नहीं दी जो उन्हें चाहिए थी, तो क्या करेंगे यार कि वो पार्टी चेंज कर लेंगे। भले ही 20 साल से वो कांग्रेस में थे, लेकिन उन्हें अगर लग रहा है ना कि यार भाजपा में जाके मुझे फायदा हो रहा है, तो वो तुरंत भाजपा में स्विच हो जाएंगे। क्यों? केवल अपने फायदे के लिए, उन्हें बस अपने घोंसले में पंख लगाने हैं। का मतलब उन्हें केवल अपना फायदा देखना है, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ सही वे से कुछ चीज करनी हो, यानी ईमानदारी वाले रास्ते से वो चीज हो रही हो, या फिर बेईमानी वाले रास्ते से वो चीज हो रही हो, बस वो काम होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं टू फेदर वंस नेस्ट, यानी टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। चलिए देखते हैं अगला इडियम। शी कुड नेवर मीजर अप हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, मीजर अप टू। मीजर अप टू का मतलब, देखिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस में बोल रहा है शी कुड नॉट नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, यानी आप अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पे खरे नहीं उतरे। मतलब जैसा पेरेंट्स सोच रहे थे आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, है ना। मान लीजिए घर वाले सोच रहे हो आप एग्जाम देने गए कि आपके 90% नंबर आएंगे, और जब रिजल्ट आएगा तब आपके आते हैं 80% नंबर। तो चीजें क्या होंगी, नंबर तो आपके अच्छे आए, लेकिन आपकी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी आप उस लेवल की बराबरी नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं मेजर अप टू। इसका मतलब होता है रीच द लेवल, यानी एक स्तर की बराबरी करना, उस चीज उस स्तर तक पहुंच पाना। इस सिचुएशन में यूज किया जाता है मेजर अप टू, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर होगा। देखते हैं अपना अगला इडियम। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, और एक ना एक बार तो बोला भी होगा, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं गए, वहां पे एक बच्ची थी कोई, उसने डांस परफॉर्मेंस दी, ठीक है, और उसकी डांस परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि पूरी जो पब्लिक थी वो, मतलब हम यूज क्या करते हैं इसके लिए कि यार उस लड़की ने ना महफिल लूट ली। महफिल लूटने का मतलब क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि सारे लोग वहां पे जितने भी लोग बैठे थे सबने उसकी बहुत तारीफ की, है ना। तो वही चीज यहाँ पर की जा रही है। स्टोल द शो का मतलब है महफिल लूटने का मतलब क्या होता है कि जितने लोग हैं उन सबसे आप प्रशंसा पा रहे हैं, यानी वो सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं स्टोल द शो। यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, वन एवरीबडीज प्रेज, यानी हर किसी से तारीफ सुनना, यानी हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम यूज कर लेते हैं स्टोल द शो।
चलिए बढ़ते हैं अगले ईडियम की तरफ और देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा द thief was on good terms with the पुलिस। अच्छा जी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। Thief was on good terms with the पुलिस, और हमसे पूछा गया है on good terms का मतलब क्या होगा। मान लीजिए कोई चोर है, इतने बार उसने चोरी की, इतने बार वो पुलिस थाने गया, ठीक है, या थाने पे गया, कि वहां का जो हवलदार था या जो वहां के इंस्पेक्टर थे उनसे भी उसकी दोस्ती हो गई, ठीक है। इतने बार आप चोरी कर करके एक ही थाने में जा रहे हो ना कि वहां का जो स्टाफ होता है वो भी आपको जान जाता है। तो ऑन गुड टर्म्स का मतलब आप उनसे भी फ्रेंडली हो गए, मतलब एकदम आप आए हो चोरी करके, अरे आओ भाई यार साथ में चाय पीते हैं टाइप्स, है ना। इतने बार गए हो कि आपका व्यवहार बन गया वहां पे। और ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है आप फ्रेंडली हो गए उन चीजों से, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन गुड टर्म्स की जगह वॉज फ्रेंडली। तो हमारा मतलब हो जाएगा द थीव वॉज फ्रेंडली विद द पुलिस, यानी चोर का पुलिस के साथ जो व्यवहार था वो दोस्ताना था या दोस्तों जैसा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम। अगला इडियम है जॉन्स ऑफर टू हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया गया है जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। मतलब अगर हम अलग ऐसे लेके सोचें तो उसका मतलब ये हो सकता है, मान लीजिए आप कोविड टाइम चल ही रहा है ना, बिना मास्क लगाए घर से निकले, चौराहे पर आपको कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ठीक है। उन्होंने आपसे बोला कि आपका मास्क कहाँ है, आपने कहा सर लगाना तो भूल गया। तो उन्होंने बोला आपसे कि 2000 का चालान होगा। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते थे तो 2000 का चालान था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले कोशिश करोगे थोड़ा साइड में ले जाने की कि भाई यार चलो 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, छोड़ दो, है ना। और बदकिस्मती से वो पुलिस वाला थोड़ा ईमानदार निकला। आपको भी पता है कि 90% केसेस में ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें 2000 के चालान कटवाने के लिए 500 रुपए दे रहे हो और वो मना कर दें। आपने भी देखा होगा यूजली यही होता है कि 100-200 दे के भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपकी किस्मत ही इतनी बेकार थी कि वो ऐसा निकला कि उसने मना ही कर दिया कि भाई मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी रिश्वत, अब तो तुम्हारा चालान ही कटेगा, ठीक है। दिल्ली में ज्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, चालान काटते ही काटते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब ठुकरा देना या मना कर देना। तो उसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा, रिफ्यूज्ड, यानी आपने वो ऑफर ठुकरा दिया, आपने उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, है ना। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट इडियम, टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट आपने हिंदी में तो बहुत सुना होगा, धूल चाटना। धूल चाटने का मतलब हारना, या किसी दौड़ में हार जाना, किसी युद्ध में हार जाना, या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं हार जाना। उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, यार राम ने श्याम को धूल चटा दी। धूल चटा दी का मतलब राम ने श्याम को हरा दिया। तो सेम वही मीनिंग इंग्लिश में इसे इस तरह से बोल दिया जाता है, टू बाइट द डस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फेल, यानी आप हार गए, आप पराजित हो गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे टू बाइट द डस्ट। देखते हैं अपना नेक्स्ट इडियम, द reputed company is in the red due to the recession। अब मान लीजिए यार कोरोना का टाइम आया, ठीक है, कोरोना काल आया, और कई कंपनियां ऐसी थी जो बहुत, जिनका नाम था, या फिर मान लेते हैं एक होटल की फ्रेंचाइजी थी, हयात रेजेंसी करके एक होटल की फ्रेंचाइजी है, बहुत अच्छा खासा नाम है, बहुत बढ़िया होटल्स भी हैं उनके, ठीक है। रिसेशन का टाइम आया, रिसेशन का टाइम मतलब जब गिरावट का टाइम चल रहा हो, जब बाजार में मंदी चल रही है, उस टाइम को हम बोल देते हैं रिसेशन, ठीक है। रिसेशन का टाइम आया और उस बड़े नाम वाली कंपनी का रिसेशन शुरू हो गया। इस सेंटेंस में मतलब क्या दिया गया है, द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। और रेड जो कलर है वो किसके लिए यूज होता है, बोलो खतरे के लिए, ठीक है। जहां भी लाल कलर दिखेगा उसका मतलब हमें अभी तक क्या बताया गया है, खतरा। तो रिसेशन के समय उस रेप्यूटेड कंपनी में भी खतरे की घंटी बजी, तो उसका मतलब क्या होगा, इन द रेड ड्यू
इन द रेड का मतलब क्या होगा, यानी खतरे में होना। ठीक है, रेड का मतलब होता है खतरे से। इन द रेड, खतरे में थी, तो खतरे के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन डेंजर। ठीक है, तो इस ईडीएम का मतलब हो जाएगा द रेप्यूटेड कंपनी इज इन डेंजर ड्यू टू द रिसेशन, यानी जब मंदी का समय आया तो उस बड़ी फ्रेंचाइजी में भी गिरावट आने लगी, यानी वो खतरे की निशान की तरफ जाने लगी। अब कुछ होटल्स भी बंद हो गए। अगर मैं हयात रेजेंसी की बात कर रहा था तो मैं उसको ही बता देता हूँ, उन्हें मुंबई में अपना होटल था वो भी बंद करना पड़ा, क्योंकि घाटे में जा रहे थे आप। अब कोरोना चल रहा है, लोग घर पे बंद हैं, तो होटल्स में कौन आएगा, और आपको कॉस्ट जो है होटल की वो आपको निकालनी पड़ेगी, आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप रिसेशन में जाएंगे, घाटे में जाएंगे। और घाटे में इतना चले गए, खतरे के निशान में पहुंच गए, आपको अपना होटल ही बंद करना पड़ा, है ना। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट ईडीएम, इसे समझने की कोशिश करते हैं। When the principal was entering the class, all my friends quietly disappeared, leaving me alone to face the music. मतलब सबकी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट तो आता ही आता है, डेफिनेटली जब आपकी स्कूल लाइफ रही होगी ना, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, कभी कभी ऐसा होता था ना, आप अपने दो चार दोस्तों के साथ लड़ रहे हो, है ना, या फिर कुछ भी ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ मस्ती कर रहे हो, एकदम से प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम वहां से राउंड से निकल रही थी, राउंड ले रही थी वो सारे क्लासेस का, और आपके दोस्तों ने देख लिया कि भाई प्रिंसिपल मैडम आ रही हैं। ठीक है, वो पहले ही सारे पीछे हट के बैठ गए, आप इकलौते वहां खड़े थे। ठीक है, तो होता क्या है, प्रिंसिपल फिर आपको ही पकड़ लेंगे, तुम इधर आओ, तुम क्या शोर मचा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन और ऐसी कंडीशन की जगह हम यूज करते हैं टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि आपको म्यूजिक सुनाया जाएगा। टू फेस द म्यूजिक का मतलब है कि अब जो भी आपको डांट पड़ेगी वो सब आपको झेलनी है। म्यूजिक का मतलब यहाँ डांट से है, क्रिटिसिज्म से है, जो भी आप क्रिटिसाइज किए जाओगे ना वो खुद आपको झेलना है। तो टू फेस द म्यूजिक की जगह हम यूज करते हैं टू बियर द क्रिटिसिज्म, यानी अब जो भी डांट पड़ेगी, जो भी कुछ सुनाया जाएगा वो आपको खुद झेलना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं टू फेस द म्यूजिक की जगह टू बियर द क्रिटिसिज्म, या फिर टू बियर द क्रिटिसिज्म की जगह हम यूज करते हैं टू फेस द म्यूजिक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखे हैं लगभग 10 से 12 ईडीएम और फ्रेजेस इंग्लिश के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उसमें इंग्लिश का पार्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।